कह रहे थे कि 150 इस बार मुझे लगता है कि उससे बहुत आगे निकल जाएगी। कैसे आप देखते हैं बीजेपी के इस परफॉर्मेंस को, और 277 जो आपके कार्यकाल के दौरान रहा और उसके बाद में अब मुझे लगता है कि 190 200 के दरमियान। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे बंगाल जैसे प्रदेश में भेजा, जब वहाँ मात्र 3 सीट थी। हमारे संगठन का विस्तार करने का मुझे और शिव प्रकाश जी को भेजा था। हमने एक एक ब्लॉक में जाकर वहाँ संगठन खड़ा करने की कोशिश की, और हमें लगता है कि अगर मोदी जी के प्रवास वहाँ पर कोविड नहीं होता तो गत वर्ष की सरकार बन जाती, पर कोविड आ गया, मोदी जी के प्रवास बंद हो गए। और आप देखिए पिछले रिजल्ट के अंदर जहाँ जहाँ मोदी जी गए थे वहाँ सब दूर हम जीते, ठीक है। बाद में जब प्रेसिडेंशियल इलाका है वहां पर नहीं जा पाए, हम बुरी तरह हारे। तो ये जो जीत है ये मोदी जी का के नेतृत्व का जारी है, रमेश शाह जी की रणनीति। मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता को मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया, इसलिए कि बंगाल सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं था, वो एक देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। और यदि अभी नहीं जीतते तो नासूर हो जाता इस देश के लिए, क्योंकि ममता जी और उनकी पूरी टीम को सिर्फ वहां कुर्सी की चिंता थी, और इसलिए देश विरोधी गतिविधियां, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये टीएमसी के नेताओं का मुख्य काम था। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं। आज बंगाल में मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, जैसे उन्होंने धारा 370 का तोहफा दिया देश को, जिसे सीए दिया है, जिसे नक्सलवाद सारे देश से खत्म किया है, वैसा ही बंगाल की जीत को छोटा मत आंकना, क्योंकि बंगाल देश की आंतरिक सुरक्षा को खराब करने वाला एक गेटवे था, जहाँ से आतंकवादी आते थे, जहाँ से हथियार आते थे, जहाँ से नकली नोट आते थे। एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा बनता जा रहा था बंगाल। मुझे लगता है कि देश के लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा काम किया, और देश की जनता को, मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देना। सर, ममता बनर्जी ने वहाँ पे लैंग्वेज को भी एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया था, लेकिन मोदी जी ने जो वहाँ पे पहुंच के वादे किए, कहीं वो रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि झूठ का जो घड़ा होता है ना, वो कभी न कभी फूटता है, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था, माँ मानुष माटी, ना माँ सुरक्षित थी, ना मानुष सुरक्षित था, ना माटी सुरक्षित। और जनता बंगाल की बहुत सांस्कृतिक है, बहुत बुद्धिजीवी। जब उन्हें लगा कि हम धोखा खा रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया, जो हमारे अमित शाह जी का एक शब्द है, प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत दिया। और मैं आज उस मामले में बहुत खुश हूँ। प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं, मगर सीटों में 100 सीटों का अंतर आ रहा है। देखिए, वोट प्रतिशत हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो 1-2% का है, उस पर मत जाइए, सीट पे जाइए। कोई वोट प्रतिशत से सरकार नहीं बनती, सरकार सीट से बनती है। बंगाल में इतनी सीट लाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि बंगाल की जनता ने बहुत सोच समझ के, आप समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं बंगाल तो घुमा हूँ और मैंने देखा है। आप मेरी प्रसन्नता की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मैं जब सोचता हूँ बंगाल के बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जिन परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया और कैसे वहाँ पर कार्यकर्ता मेरे सामने पूरे 6 साल के कार्यकाल में 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप सोच लो, ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे से मिल के जा रहे हैं और सुबह उनकी बेड पे लाश पड़ी, बहुत अपमान की सहाय। और मैं चौबीस परगना में तो आपको किया गया था। आप देखना, लोगों ने जिस तरीके से, मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मैं बता, मैंने एक ब्लॉक में गया हूँ और मैं बंगाल का नक्शा देख रहा था कि कहाँ कहाँ हम आगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जहाँ हमें पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते। पिछली बार जैसे ही ममता जी आगे बढ़ी, हमारे काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया उन्होंने। हमारी 70 सीट थोड़ी आती, हमारी 100 से ऊपर सीट आती। उसके बाद उन्होंने छापखाना लगा दिया। पिछली बार हम 77 सीट पे नहीं रुकते, हम 100 से ऊपर जाते। पर जैसे ही वहां पर 11 साढ़े 11 बजे ममता जी आगे निकली, उन्होंने सब हमारे पोलिंग एजेंट को मार के और भगा दिया।
सिर्फ इस बार के काफी आरोप उन्होंने लगाया स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी, और करीब 4 घंटे तक रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेरफेर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है, क्या आरोप लगाए। देखिए, सुबह का आप उनके नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जीतेंगे। कल का आप उनका नेता को इंटरव्यू देख लीजिए, बोले 200 से ज्यादा ममता जी दिखेंगे। जैसे हारना चालू हो गए तो राहुल की तरह रोने लग गए। चुनाव आयोग ने जिताया, उसने जिताया, तो सुबह तक क्या हो गया था? 10 बजे तक पीछे थे तब भी गुर्रा रहे कि हम तो 200 से कम आएंगे ही नहीं। अब हारने लगे तो अब उनको चुनाव आयोग याद आ रहा है, उनको ईवीएम याद आएगा, उनको SIR याद आएगा, उनको सब याद आएगा। मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 दशक में, ये बहुत जवाबदार बयान दे रहा हूं मैं, 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आप चाहो तो इसको हेडलाइन बनाएं। पिछले 3 दशक में वामपंथी थे तब भी चुनाव वहां पर निष्पक्ष नहीं होते थे, ममता जी के समय में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। ये 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव, आम मतदाता ने मतदान किया। नहीं तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां एक दिन पहले बम फेंक दिया उन्होंने। रात को पहुंचा तो बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ पे बम फेंक गए, तो चौकीदार को बोल गए कोई 6 बजे नीचे नहीं जाएगा। 6 बजे के तक पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे नहीं आए, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, और सबके वोट डाले हुए भवानीपुर, सबके वोट डाले हुए। इस लिहाज से देखिए वहाँ पे बीजेपी का आना देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जरूरी थी। सिर्फ बंगाल नहीं, जितने भी सीमावर्ती प्रदेश है वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा का साम्राज्य जरूरी है। तो इसलिए जितने सीमावर्ती प्रदेश है, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सब प्रदेशों के अंदर इतने दौरे किए कि किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के देशों में कभी इतना प्रवास किया, किसी भी प्रधानमंत्री। लेकिन एक के ऊपर आरोप लगा, उन्हें मालूम था कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों जरूरी है। बाह्य सुरक्षा पे तो बाकी सब लोग ध्यान देते थे, पर आंतरिक सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी ने उसको मजबूत करने का काम